हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे एसएसटी, जिनका सी टेट पेपर 2 एसएसटी है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को लर्न नहीं करना है, बल्कि जितने भी ऑप्शन है उसको इस तरीके से समझ कर करें कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कितना भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे ना, तो वो आंसर आप कर ले जाएँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके से मैं आप लोगों को करवाऊँ। दूसरी बात, सी टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसके साथ ही मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्लस कॉन्सेप्ट की क्लासेस जो है देना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो अगर सी टेट की बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दूसरी बात, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आप 100+ लेकर आ सकें। और दूसरी बात मैं यही कहूँगी कि सी टेट जैसे एग्ज़ाम, यूपी टेट का जैसा एग्ज़ाम हो, उसके लिए कोचिंग अगर आप ले रहे हैं तो आप जो है, आपके लिए मतलब मैं तो यही एडवाइस करूँगी, कोचिंग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे चैनल है जहाँ से आप लोगों को समझ में आता है, वहाँ से कीजिए। लेकिन हर चैनल से कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी कि आपको जो है अच्छा लगेगा, तो उनसे जो है अपने पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और बहुत सारे मटेरियल मिल जाता है, तो आप लोग जो है सेल्फ स्टडी पर मेन फोकस कीजिए। अदरवाइज़ आप लोगों की अपनी मर्जी है, जैसे भी कीजिए, लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम है वो अपना क्लियर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। मतलब कुछ घटनाएं दे रखी हैं, जिसमें कि कहा है कि ये इनमें से कौन सी घटना है जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को जो है प्रेरित किया है। तो देखिए, आर्म्स एक्ट पारित किया गया। आर्म्स एक्ट पारित कब किया गया ये पता होना चाहिए आप लोगों को। 1878 में जो है आर्म्स एक्ट लगा था, जिसमें भारतीयों द्वारा अपने पास जो है अधिकार नहीं था हथियार रखने का। उनके पास से जो है हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी उसी टाइम पर आया था, 1878 में। ये भी याद रखिएगा। कब? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू हुआ था, जिसमें सरकार की अगर आपने आलोचना की तो उनको जो है चुप कराया जाता था। मतलब कि सरकार के खिलाफ आपको बोलने की आज़ादी नहीं थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। एल्बर्ट बिल, ये तो आया था आपका 1883 में। ठीक है। इस टाइम पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन। ठीक है। भारतीय न्यायाधीश भी जो है, भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। एल्बर्ट बिल में ऐसा कहा गया, जो कि लागू हुआ था 1883 में लॉर्ड रिपन के समय पे। बाल विवाह निषेध एक्ट 1929 में, बिल्कुल 1928 में जो है बाल विवाह जो आया था, लेकिन पारित जो हुआ था 1929 में पारित हुआ था। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है, ऑप्शन तो चारों सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ठीक है। तो आपका ए भी सही है, बी, सी। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आप लोगों का क्या है, ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है, क्योंकि इसमें इतना लोगों को उत्साह दिया गया कि भारत में जो है एक राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ए, बी, सी, मतलब ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। 1905 में, एक मिनट, 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करना है। बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़ीसा के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया था। अंग्रेज जो है बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और उन लोगों में फूट डालना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। ये भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी, नहीं, ये गलत है। तो इसमें क्या बोला है कि 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव। देखिए, बंगाल विभाजन जो है लोगों की बिहार और उड़ीसा के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया, ऐसा नहीं है। जो बंगाल विभाजन किया गया था उसमें मेन था कि उनको जो है लोगों के बीच में फूट डालना था। ठीक है। लोगों को दो भागों में बांटना था। तो इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम को अलग करना था, इसलिए बंगाल विभाजन का। और कहा कि ये जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो है ये गलत था। ठीक है। ये भारतीयों के हित में नहीं था, उनके लिए जो है अंग्रेजों के हित में था। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाता है। बी सही बोल रहा है कि अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों के बीच में फूट डालने चाहते थे। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन केवल बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरंभिक तौर पर विधायिका, क्या बोल रहा है? आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का क्या अभिप्राय था?
गरीब लोगों के लिए प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ऐसा नहीं था। जो स्टार्टिंग में जो विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के लिए आरक्षण दिया गया था, तो गरीबों के लिए प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर, ऐसा नहीं। समाज में व्याप्त असमानताओं को खत्म करना और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक उत्पीड़न और अभिजात्य वर्ग को अमानवीय दशाओं और सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए क्षतिपूर्ति करना, ये भी नहीं। सामाजिक रूप से जो संपन्न थे किंतु गरीब व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने हेतु जो है आरक्षण दिया गया था। ऑप्शन जो 4 है इसमें करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठार के संदर्भ में क्या बोला है? पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? पठार में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, बिल्कुल, बहुत सारे इसमें जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, बिल्कुल, जो लावा पठार है इसमें जो है काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। सबसे आपको पता होना चाहिए कि काली मिट्टी में जो है कपास की खेती की जाती है। किसकी? कपास की खेती। पठारी क्षेत्रों में मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र किसी के लिए भी उपयोगी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, बिल्कुल, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। मतलब ए, बी और डी सही है। कोई ऑप्शन है ए, बी, डी, मतलब 4th जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 में क्या बोला है? कथन क्या बोल रहा है? वेट, हाँ, सभी देशों ने निश्चय किया कि यामोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए, मतलब कि मेरिडियन लाइन के सापेक्ष में जो है गिनती शुरू की जाएगी। मेरिडियन लाइन को जो है मिड पॉइंट माना गया। तो सभी देशों ने ये निश्चय किया कि यामोत्तर की गिनती जो है क्या गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाएगी। ठीक है, ये बात सही है। सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, देखिए बिल्कुल सही बात है। सभी जितने भी देशांतरी रेखाएं हैं, अगर मैं बताऊं तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से अक्षांश रेखाएं, लेकिन इनकी लंबाई समान नहीं होती। जैसे जैसे वो ध्रुवों के पास जाती है तो छोटी होती जाती हैं। लेकिन अगर यही मैं आप लोगों को बताऊं देशांतरी रेखाएं, तो देशांतरी रेखाओं की जो लंबाई होती हैं वो आप कैसे भी करिए ये पूरे जो है हमेशा समान रहती है। तो इसके अंदर जो है ये दोनों ही आपका जो है मतलब सही होता है। ए और बी दोनों ही सही है और ए का जो है सही रीज़न जो है आर है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो है कौन सा, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए का। 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो अक्षांश और देशांतर रेखा का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो जाके जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक मैंने पढ़ा रखी है। 46 में क्या बोल रहे हैं? निम्न जोड़ों पर विचार करना है। ठीक है, उत्तर अयनांत को क्या बोलते हैं? 21 जून को होता है, बिल्कुल, जो उत्तरी अयनांत होता है वो 21 जून को होता है। इसी को जो है हम क्या करते हैं? कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, संक्रांति। और इसी को हम ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति, ये नाम है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी जो अयनांत है ये 22 नवंबर को होता है, नहीं 22 नवंबर नहीं 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, दिसंबर को। और इसको जो है क्या बोलते हैं? जो दक्षिणी अयनांत है इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और क्या बोलते हैं? जैसे इसे ग्रीष्म बोला गया तो उसे शीत संक्रांति बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्या? शीत संक्रांति, ये नाम है जो पूछा जाता है कई बार और बहुत इजी क्वेश्चन है। विषु जो है 21 मार्च को होता है, बिल्कुल 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है क्या होता है? विषु होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है कौन सा? ए और सी करेक्ट है, तो मतलब ऑप्शन ए सही है। बी तो हमारा नवंबर दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं, ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के पश्चिम में क्या होगा? तो आप लोगों को एक बात बताऊं, तो जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से ही जो है हमारा जो है मानक रेखाएं जो है तय की गई थी समय की गणना करने के लिए। तो ग्रीनविच में अगर 12 बजता है तो अगर इस तरीके से जाए तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब पूरब की साइड जाता है, जब पूरब की साइड जाता है तो हमेशा जो है समय प्लस होता है, लेकिन जब पश्चिम की साइड जाएगा तो क्या समय क्या होगा? हमेशा माइनस होगा। अब ये क्या बोला है? 25 डिग्री जो है पश्चिम, मतलब कि ये कहीं जो है 25 डिग्री पश्चिम बोल रहा है तो कहीं इधर बोल रहा है 25 डिग्री पश्चिम, मतलब कि जो भी समय होगा वो जो है ग्रीनविच के समय से जो है ग्रीनविच के समय में से माइनस होगा। अगर ग्रीनविच मान लो ये है और यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 25 डिग्री पूर्व
पश्चिम में क्या समय होगा, 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि पूर्व में जाएगा तो समय बढ़ेगा, पश्चिम में जाएगा तो समय घटेगा। ठीक है, तो 12 है तो मतलब 12 से कम में ही समय आएगा। ऑप्शन कोई है, देखिए ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से हमारा ऑप्शन होगा। अब देखते हैं, अब जब हमारा 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है तो 25 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा। तो ये हमारा 25 × 4 अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 × 100। ठीक है, 1 मिनट में हमारा कितना होता है, 1 मिनट इक्वल कितना होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो 60 + 40, ठीक है, मतलब 1 घंटा 40 मिनट हमारा बच रहा है। तो 1 घंटा 40 मिनट जो है हमें 12 में से माइनस करना है। तो अगर मैं 12 में से 1 घंटा 40 मिनट माइनस करती हूँ तो कैसे, ये समझ में आया ना। 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट होता है, तो 25 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 25 × 4 तो 100 आ गया। ठीक है, कितना, 100 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा, 60 और प्लस 40 बच गया तो 40 मिनट रह गया। अब यहाँ पे इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा और ये 1 घंटा इधर जाएगा तो कितना, 60 मिनट। ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 20 हो जाता है और इसमें से 10, मतलब 10:20 डिग्री। तो मतलब कि कितना हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4, 10:20 मिनट पूर्वा, मतलब ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा। इसका पूरा एक चैप्टर में आप लोगों को कई क्वेश्चंस करवाऊंगी प्रैक्टिस के, आप लोगों के कहीं से भी क्वेश्चन आए, ये आपका कभी भी गलत ना हो। बहुत बार आता है ये, हमेशा ही आता है ये CTET में, तो क्योंकि ईजी है। A व B के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान करना है। ठीक है, ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। अगर मैं बोलूँ भूमध्य रेखा कहाँ पर होता है, तो हमारे ये जो है कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा होता है। ये विषुवत रेखा होता है। ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री, इधर जो है हमारी कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा, और इधर हमारी जो है क्या होती है, मकर रेखा। ठीक है, ये मकर रेखा। और जो भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं तो ये घने वन भूमध्य रेखा के पास जाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा इनके बीच के वाले भाग को कहा जाता है। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। आपको बता दूं, कर्क और मकर जो विषुवत रेखा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ही गर्म होता है और यहाँ पे हमेशा बारिश होती है। कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो है बारिश की अधिकता पाई जाती है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही घने वन होते हैं। ठीक है, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में कभी भी शुष्क मौसम नहीं रहता, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि सूरज की किरणें एकदम जो है ऊंचाई पर होती हैं। ठीक है, बहुत गर्मी होती है, इसी के कारण बहुत जो है यहाँ पे बारिश होती है। तो ये इन वनों को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि इन वनों, कभी यहाँ के जो वन है, वर्षा यहाँ पे होती है तो वनों की पत्तियाँ जो है सूखती नहीं है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस क्षेत्र को जो है उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, इसलिए वहाँ के वन जो है सदाबहार कहा जाता है। अगर ये पत्तियाँ एक टाइम के बाद गिरा देते हैं तो उनको पर्णपाती कहा जाता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, शीतोष्ण होगा नहीं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 1 मिनट, हाँ, कौन सा, 3rd ऑप्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये जाता है 3rd ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ABC तत्वों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, नहीं, 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये एग्जैक्ट नहीं, मैं भी अभी नहीं बता सकती, लेकिन इतना तो नहीं है। ट्यूनीशिया देश का सबसे बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एरिया जो है इसी से रेगिस्तानी इसका इलाका है। सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल है, बिल्कुल। तो B और C जो है करेक्ट है, कहीं है ऑप्शन में, हाँ, B और C सही है, A जो है यहाँ पे गलत होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है 2nd जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सेशन कैसा रहा जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी और कॉन्सेप्ट की क्लासेस बहुत जल्दी जो है आपको जो आप लोगों को डे बाई डे जो है, एक दिन के बाद एक दिन जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। SST EVS की तो मैं NCERT करवा चुकी हूँ, SST और CDP। ठीक है, तो आप लोग करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।